हाँ तो मेरे स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन ऐसे कैसे मंजिल मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो आज का ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप केमिस्ट्री का अब मैराथन क्लास लेकर आइए जिससे हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके और इस बार हम केमिस्ट्री में 70 में 65 प्लस ला सकें। तो आज मैं लेकर आया हूं भैया क्लास 12 केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री को एक ही वीडियो में। सही सुना आपने, आज भैया मैं आपका 70 नंबर कंप्लीट करवा कर रहूंगा। बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सारे क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है लेकिन आज केमिस्ट्री का सफाया हम करेंगे। 2025 में 95 प्लस की गारंटी, पूरा केमिस्ट्री एक वीडियो में खत्म। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। मतलब पूरी केमिस्ट्री एक ही वीडियो में। आज ये केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो है, ध्यान से देख लो और ऐसे ही क्लासेस मैं आपको रेगुलर देता रहूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी हम पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री का महा मैराथन क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये कोई छोटा मोटा क्लास नहीं है, आप लोग देख लीजिए जो क्वेश्चन मैंने लिया है सब कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। आगे भी मैं आपको सारे क्वेश्चन जो बताऊंगा सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें अगर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये फर्स्ट चैप्टर से ही होगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। मतलब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन या पृष्ठ तनाव। तो भैया जो आपका परासरण दाब है ना, ये अणुसंख्य गुणधर्म है। आपने फर्स्ट चैप्टर में परासरण दाब के बारे में पढ़ा होगा, शायद बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक एक चैप्टर के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टेंशन मत लो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दूसरा देखो, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। अगर आप लोग तनुता को बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? देखो अगर आप लोग तनुता को बढ़ाएंगे, ठीक है, तनुता का मतलब थोड़ा सांद्र से आप लोग तनु की तरफ ले जाएंगे, तनुता बढ़ाएंगे, उसमें विलय की मात्रा को, विलायक की मात्रा को बढ़ाएंगे तो तनु हो जाएगा। तो अगर तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया ये घटेगी। आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तीसरे चैप्टर से है। मतलब एक एक क्वेश्चन के हम एक एक चैप्टर के हम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तीसरा हमारे तीसरे चैप्टर से है रासायनिक बलगतिकी से। देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? शायद आपको पता होगा, लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल सेकेंड इनवर्स। भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट होगा, नो डाउट, बिल्कुल डाउटलेस रहिए। चौथा क्वेश्चन, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, इसमें से कौन सा आयन है जो अनुचुंबकीय है? ये हमारे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ध्यान से समझना। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसे ही आप लोग अगर देखते रहे ना, सपोर्ट करते रहे, तो ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी क्लासेस दूंगा। देखो निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, इसमें से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है? Zn2 प्लस, Ni2 प्लस, Cu प्लस या Ag प्लस? तो इसका राइट आंसर होगा Ni2 प्लस। ये जो आयन है ना, ये अनुचुंबकीय आयन है, ठीक है, इनमें से। चलो
पांचवा क्वेश्चन हमारा होगा उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर से। देखो निम्न में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता, इसमें से कौन सा आयन है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाता, उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता? Na प्लस, Cr2 प्लस, CO2 प्लस, Ag प्लस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट Na प्लस। जो Na प्लस है ना, ये जो आयन है ये उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये हमारे 6 नंबर चैप्टर से भी है, यानी कि जो हमारा हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर है, ये क्वेश्चन उसी चैप्टर का है। देखो CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है। देखो CHCl3 का मतलब क्लोरोफॉर्म, या इसका एक और नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे यानी कि ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा? फॉस्जीन, फॉर्मिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोपिक्रिन? तो भैया फॉस्जीन बनता है। अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं वायु एवं प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा? ये एक बहुत ही विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण करती है, जो काफी ज्यादा विषैली होती है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन हमारा 7 नंबर चैप्टर से होगा एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स में डिफरेंस पता करते हैं, यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक है। इसमें से ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, या फिर PDBaSO4, या तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2, या उपरोक्त में से कोई नहीं? भैया ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ये जो है ना, ये ल्यूकास अभिकर्मक होता है। ध्यान देना, ल्यूकास अभिकर्मक जो हमारा होता है वो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होता है। अब इसका ट्रिक क्या है भाई, कैसे पहचानोगे कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? देखो ल्यूकास के पीछे सा है और सांद्र के पीछे भी सा है, तो अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि देखो तनु HCl होगा तो आप लोग समझ जाना सा है तो सांद्र ही होगा, ठीक है। इतना ट्रिक आप लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन जो है ये किसका जलीय विलयन है? फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरोसिन का, या एसिटल्डिहाइड का? देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेलिन जो है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉर्मेलिन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? मेन प्रोडक्ट उसका क्या होता है? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, या आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आइसोसाइनाइड। देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे लास्ट चैप्टर से होगा। टोटल हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ऐसे ही क्लासेस मैं आपको और भी प्रोवाइड करा दूंगा और केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। देखो सबसे मीठी शर्करा इसमें से कौन सी है? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, या सुक्रोज? भैया इसमें से जो सबसे मीठी शर्करा है ना वो सुक्रोज है, ठीक है। ये सबसे मीठी शर्करा होती है, इन चारों में से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो आपके केमिस्ट्री के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मतलब इन 10 क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम चलेंगे अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, क्योंकि मैंने आपको बताया भैया कि बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सबको मैं बताऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको टॉप 10 बता ही दिया। अब चलेंगे अपने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले मैंने रखा है एक टॉपिक है आपका विद्युत रसायन चैप्टर का, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 16, 17, 18, 20 में आ चुका है, तो 25 में भी आ सकता है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है? ठीक है, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो दो नियम इन्होंने दिए थे, एक नियम तो मैंने दोनों नियम पहले बता रखा है, लेकिन आज हम अलग से जो क्लास स्पेशल ले रहे हैं तो इसमें स्पेशल क्वेश्चंस को हमने रखा है। तो दूसरा नियम आज हम समझते हैं। देखो
फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है? देखो, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। देखो, फर्स्ट नियम में हमने आपको पहले पढ़ाया था कि फैराडे के विद्युत अपघटन का ये प्रथम नियम है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी कि आवेश के। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड था, इस पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो किसके समानुपाती होगा? जो इसमें कुल आवेश Q है उसके समानुपाती होगा। तो कुछ ऐसे मैंने बताया था, W समानुपाती Q, चूंकि Q इक्वल टू IT होता है तो W समानुपाती IT, W इक्वल टू ZIT, जहां पे Z है समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये फर्स्ट नियम था, तो इसको हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन सेकेंड नियम में क्या कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। उसमें इलेक्ट्रोड, फर्स्ट नियम में क्या था? इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान कुल आवेश के समानुपाती था। यहाँ पे जो एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य हैं, यानी कि दो विद्युत अपघट मान लो हम लोग श्रेणी क्रम में ऐसे कुछ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों विद्युत अपघट्य है। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, लेकिन अभी इसमें विद्युत अपघट्य है कहाँ? तो इसमें हम लोग विद्युत अपघट्य भी पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इसमें इलेक्ट्रोड रहेंगे, एक आपका ये हो गया मान लो, ठीक है, और एक आपका ये हो गया। ठीक है, ये कैथोड ले लो, यानी कि इसको आप लोग कैथोड ले लो, इसको एनोड ले। ठीक है, ये भी हो गया आपका। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका है भैया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें विद्युत अपघट्य भरा है मेरे भाई, विद्युत अपघट्य, क्योंकि सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड होंगे, इसमें विद्युत अपघट्य भी ऐसे होंगे। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी ऐसे विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, विद्युत अपघट्य है। अब जब हम क्या करते हैं, इन दोनों विद्युत अपघट्यों में हम समान मात्रा में विद्युत धारा I को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा देखो प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा, जो इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित इकट्ठा जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा, देखो यहाँ पे इकट्ठा जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा, जैसे यहाँ पे मान लो आप लोग कि यहाँ पे जो पदार्थ इकट्ठा हुआ वो W1 है, यहाँ पे मान लो जो पदार्थ इकट्ठा हुआ वो W2 है। W क्या है? ये इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ होगा ना, इस पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। यानी कि इस पहले इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ के द्रव्यमान को हमने मान लिया W1, ये किसके समानुपाती होगा? ये समानुपाती होगा आपके जो आपका तुल्यांकी भार है, यानी कि E1 के, ये तुल्यांकी भार है। ठीक है, ये हो गया। इस पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान है उसको W2 मान लो, ये समानुपाती होगा E2 के। ठीक है, मतलब उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, तो W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2, यानी कि इन इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान है इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, कुछ ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, E1 अपान E2, समझ में आया? ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। लेकिन चूंकि हमें पता है, हमने पहले नियम में पढ़ा था, चूंकि W इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था W इक्वल टू होता है ZIT। ठीक है, W इक्वल टू क्या होता है? ZIT। तो यहां पे हम W1 के जगह पर लिखेंगे Z1IT, क्योंकि धारा तो दोनों परिपथ में समान है, समान मात्रा में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो W1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे Z1IT, Z1IT, और W2 के जगह पर क्या लिख देंगे? Z2IT, Z2IT। ठीक है, ये हो गया, इक्वल टू आपका E1 अपान E2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब IT से IT कैंसिल कर दो आप लोग, तो यहां पे आपका आ जाएगा Z1 अपान Z2 इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 अपान E2, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड, जो हमारा तुल्यांकी भार है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होगा। अब चूंकि ये जो E1 अपान E2 है ये इसके बराबर है,
ठीक है, इसके बराबर है तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, देखो चूंकि ये जो है इसके बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं W1 अपान W2 इक्वल टू लिख सकते हैं Z1 अपान Z2, यानी कि जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा है इलेक्ट्रोड पर वो उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती हो जाएगा। तो कुछ ऐसे आप लोग फार्मूला एक निकाल लेना इसके सेकेंड नियम का। समझ में आया कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। तो जो पदार्थ का द्रव्यमान W1 है ये समानुपाती होगा E1 के, तुल्यांकी भार के W2 समानुपाती E2, W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। अब चूंकि W इक्वल टू ZIT होता है तो W1 के जगह पर Z1IT अपान W2 के जगह पर Z2IT इक्वल टू E1 अपान E2। IT से IT कैंसिल, Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2 हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि ये आपका E1 जो है E1 अपान E2 इक्वल टू Z1 अपान Z2 के बराबर है तो यहाँ पे W1 अपान W2 इक्वल टू Z1 अपान Z2 भी लिख सकते हैं। बस ऐसे आप लोगों को दूसरा नियम कुछ समझा देना है। समझ में आ गया? तो हमारे ये अति लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो चित्र बनाने की कोई खास जरूरत नहीं होती है, आप लोग सिर्फ नियम लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर में आए या 3 नंबर में आए आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक आपको निकालना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो भैया हमें एक चीज तो पता है कि जो हमारा अभिकारक होता है वो हमेशा उत्पाद में चेंज होता है, आप सभी को पता है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक की सांद्रता है वो अभिकारक के जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर वेग निकालें, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग निकालें रेट ऑफ रिएक्शन तो कुछ ऐसे होता है, आपको पता होगा। ये वेग स्थिरांक हो गया और जो अभिकारक आपका A है, इसको अभिकारक मैंने माना है A, इसके पावर 1 होता है। यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो K A के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग K की वैल्यू निकालें तो देखो K को हम यहां पे लिख दिया मैंने, और जो आपका अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसको इसके नीचे ले आएंगे तो आपका हो जाएगा K इक्वल टू अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। देखो इस KA1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं KA, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम यहां से K निकालेंगे ना तो ये A भैया इसके नीचे चले आएंगे A, ठीक है, ये अभिकारक है, मतलब अभिकारक की सांद्रता है। तो K इक्वल टू देखो अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है वो होता है सांद्रता सेकेंड इनवर्स, सांद्रता सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और जो आपका A है, ठीक है, इसका जो अभिकारक की जो अभिकारक का इसका मात्रक होगा सांद्रता, ठीक है। तो सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो जाएगा, हमारा अभिक्रिया का वेग आ जाएगा K, वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा K का मात्रक हो जाएगा सेकेंड इनवर्स बचा आपका, तो सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा वो सेकेंड इनवर्स होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने निकाल दिया है, कुछ दूसरे टाइप से भी आप लोग निकाल सकते हैं, जो मोल प्रति लीटर ऐसे कुछ था, ठीक है, लेकिन ऐसे आप लोग लिख दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा भाई। ऐसे कुछ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं भैया अति लघुत्तरीय में। ये तीसरा मैंने इसको रखा है, ठीक, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, अभी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, अभी तो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न बाकी है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। देखो तीसरा, लैंथेनॉइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए। मतलब लैंथेनॉइड तत्वों के आपको 2 उदाहरण देना है और इनके 2 मुख्य उपयोग भी लिखना है। तो लैंथेनॉइड तत्व में हमने लिया एक सीरियम Ce, यूरोपियम Eu, टर्बियम Tb। देखो मैंने
केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना, उनका एक वीडियो मैंने बनाया था। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। पूरे केमिस्ट्री के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनको मैंने एक वीडियो में समझाया है, उसको जाकर देख लेना। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, ठीक है, जरूर जाकर देखना। तो सीरियम, यूरोपियम, टर्बियम। अब देखिए उपयोग, देखो सीरियम ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। मतलब सीरियम जो है ना, ये ताप तथा बैगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, इसलिए इसका उपयोग चश्मे बनाने में हम लोग करते हैं। देखो दूसरा, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। मतलब पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए हम सीरियम फॉस्फेट का यूज करते हैं। तीसरा, गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में सीरिया CeC2 का उपयोग होता है। मतलब गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में जो सीरिया है CeC2, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको करना है, ठीक है, नंबर आपको मिल जाएगा बस। चौथा क्वेश्चन जो हमने रखा है भाई, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत मिस करना। ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 6 का है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का। और इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं पढ़ा भाई तो क्या पढ़ा। क्वेश्चन है कि फिटिंग अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों सेम है। एक चीज और समझ लेना आप लोग ना कि एक चीज और समझ लेना कि फिटिंग अभिक्रिया जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और जो नेम्ड रिएक्शन है केमिस्ट्री में भाई, नेम्ड रिएक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, जैसे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ठीक है, कार्बिलएमीन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ऐसे ऐसे कई सारे रिएक्शंस हैं, उनको आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा। बाकी ये फिटिंग अभिक्रिया तो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके जगह पर हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। हम लोग वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को समझ लेते हैं, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया शायद दूसरे टाइप का है, लेकिन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपको ज्यादा समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट ये भी है, यही है, ठीक है। देखो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या है, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना। देखो एल्किल हैलाइड आपको लेना है, ठीक है, और एरिल हैलाइड लेना है। इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग कराना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, देखो ध्यान से, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन। देखो ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड है। ये मेथिल आयोडाइड एल्किल हैलाइड है, आयोडोबेंजीन एरिल हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना, मतलब मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना, ठीक है, ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। अब एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा सा समझ लो इसका रिएक्शन। देखो ये हमने ले लिया मेथिल आयोडाइड CH3 ये आयोडोबेंजीन ले लिया हमने C6H5। इसकी सोडियम से अभिक्रिया करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपका क्या बना, देखो C6H5 यहां से हो जाएगा, CH3 यहां से निकल जाएगा, तो C6H5CH3 ये बना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है टॉलुइन। प्लस क्या बचा, देखो 2Na बचा और आई मिलकर 2 बचा, तो 2Na आपका बाहर निकल गया। तो यही है मेरे भाई वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसमें आपको एल्किल हैलाइड लेना है, एरिल हैलाइड लेना है, सोडियम से क्रिया करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका भैया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। यही अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो हमने मेथिल आयोडाइड ले लिया, आयोडोबेंजीन ले लिया, इसकी अभिक्रिया सोडियम से करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो टॉलुइन बन गया, टॉलुइन बन गया। और यही आपका हो गया मेरे भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और यही अभिक्रिया आपकी कहलाएगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आया, बस हो गया मेरे भाई। चलो इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते चलो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चलेंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर चलेंगे। ऐसे ऐसे करके हम सबको पढ़ेंगे, टेंशन फ्री रहिए। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे। मतलब बेंजीन से हम बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें बच्चों लेना है बेंजीन को
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है, हम लोग पहले बेंजीन ले लेंगे, ठीक है। ये आपका बेंजीन हो गया, ये बेंजीन है, ठीक है, बिल्कुल C6H6 भी लिख सकते हैं इसको। अब इसका हमें रिएक्शन कराना है, देखो CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड और निर्जल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। देखो यहाँ पे आपका CH3Cl है मेथिल क्लोराइड, निर्जल AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है। जब हमने इसका रिएक्ट इनको कराया तो देखो बनेगा क्या, ध्यान से समझना मेरे भाई, काफी स्पेशल क्वेश्चन है तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। आपका बनेगा क्या, ये देखो यहाँ पे CH3 जो है इसके ऊपर आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा टॉलुइन। ये हमारा बन गया मध्यवर्ती आयन टॉलुइन, मध्यवर्ती यौगिक, ठीक है, टॉलुइन बन गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इसकी अपक्रिया करा देंगे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, इससे करा दिया हमने, इसका ऑक्सीकरण हमने करा दिया, ठीक है। अब क्या बनेगा, अब आपका बन जाएगा भैया बेंजोइक अम्ल। मतलब प्रोसेस आप लोग सीख गए अगर ना तो काम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये ऊपर आपका हो जाएगा COOH यानी कि ये बेंजोइक अम्ल बन गया। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे बेंजीन से ये बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, ये हमारा बन गया बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। हमने बेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया तो टॉलुइन बना। अब टॉलुइन का रिएक्शन हमने पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण कराया तो हमारा बेंजोइक अम्ल बन चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा तरीके से हमने इसको जान लिया, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। तो ये पांचवा हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। इसको भी जब हम हटाएंगे ना तो अब चलेंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। और लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर विलयन चैप्टर का न्यूमेरिकल ना आए तो ये कैसे हो सकता है। तो ये अब हमारा न्यूमेरिकल आ चुका है सॉल्यूशन चैप्टर का। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर 4 नंबर दोनों में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है, इसको 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब ध्यान से समझो, 2.25 ग्राम ग्लूकोज है जिसका अणुभार भी हमें दिया गया है 180, इसको 25 ग्राम जल में घोला गया तो हिमांक में अवनमन यानी कि कमी जो हुई 0.93 डिग्री सेल्सियस की हुई। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। देखो इसमें विलेय क्या है विलायक क्या है, देखो ये 2.525 ग्राम ग्लूकोज है, ये 25 ग्राम जल है। भैया ये जिसकी मात्रा कम है वो विलेय होगा, तो ग्लूकोज हमारा विलेय है, ये हमारा विलायक है। चलो सॉल्व करते हैं, भिड़ गए हैं भैया तो भिड़ ही जाएंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना जब तक है हम, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमें विलेय का भार दिया गया, इसको लिखेंगे विलेय का भार, ठीक है। विलेय का भार जो हमें दिया गया, मैं थोड़ा आगे लिखता हूं, ये दिया गया है 2.25 ग्राम, ठीक है, इतना दिया गया है। फिर हमें दिया गया है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। विलेय का अणुभार जो हमें दिया गया है, क्योंकि ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, तो 180 दिया गया है। फिर हमें दिया गया विलायक का भार भी दिया गया है। देखो विलेय के भार को हम लोग स्मॉल w से डिनोट करेंगे, ये भी लिखते चलो भाई, मैं भूल गया था। और इसको हम लोग विलेय के अणुभार को हम लोग डिनोट करेंगे m से, किससे, m से, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, आप लोग लिख दीजिएगा, ये जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। फिर उसके बाद में विलायक का भार हमें दिया गया है, विलायक का भार। अब भैया अगर विलेय के भार को स्मॉल w से डिनोट करते हैं तो इसको कैपिटल W से डिनोट करेंगे। ये दिया गया है 25 ग्राम, 25 ग्राम, ठीक है। फिर हमें दिया गया कि इनको जब घोला गया तो हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, यानी कि हिमांक में अवनमन दिया गया है, हिमांक में अवनमन, ठीक है। ये हमें, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, हिमांक में अवनमन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा
TF से, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया, हिमांक में अवनमन जो हमें दिया गया है वो 0.93 डिग्री सेल्सियस दिया गया, इतना दिया गया है। अब जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है, वो भी हम लिख देते हैं मोलल अवनमन, ठीक है, स्थिरांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं KF से, KF से, ये हमें निकालना है। तो भैया सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, उठाकर रख दो, मोलल अवनमन स्थिरांक KF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। इतना आपका फॉर्मूला होता है, इसको दिमाग में रख लो और इसी पर आप वैल्यू को रख दो। तो के एफ इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो m की वैल्यू है 180, तो 180 हमने लिख दिया। डेल्टा TF की वैल्यू है 0.93, तो 0.93 हो गया। कैपिटल W की वैल्यू है 25 ग्राम, तो इसको 25 कर देंगे। नीचे आपका है, ध्यान से समझो भाई, नीचे आपका है विलेय का भार, यानी कि 1000 है तो 1000 को 1000 ही रहने देंगे, ठीक है। इनटू ये जो आपका है स्मॉल w, इसकी वैल्यू 2.25 है तो 2.25 हो गया। इसको हम गुणा करते हैं साइड में, देखो 180 का 0.93 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा लगभग 167.4 आ जाएगा, गुणे 25 आपका ऐसे ही रहेगा अपान ये 1000 का 2.25 से गुणा करोगे तो 2 जीरो इसमें एडजस्ट हो गया, 1 जीरो और लग जाएगा, यानी कि 2250 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब यहां से हम KF को निकाल लेंगे, KF इक्वल टू 167.4 को 25 से गुणा कर दो तो आपका आएगा अप्रोक्स 4185 आ जाएगा अपान 2250 है, इसको ऐसे रहने देंगे। काट दो भैया, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका 1.86 आ जाएगा आंसर, और यही हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक होगा, यानी कि के एफ की वैल्यू हमारी यही आ जाएगी 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। और यही हमारा भैया आंसर आ जाएगा, यही मोलल अवनमन स्थिरांक की वैल्यू आ जाएगी। तो सब कुछ जो दिया गया था उसको लिखना है, फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है और आपको न्यूमेरिकल लगा देना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। तो अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी। अब आप कहोगे सर जी कितना डायलॉग दोगे, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो बाकी है सफर, अभी तो बहुत कुछ हमें प्राप्त करना है, ठीक है। अभी 12th में मेरे भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो ये देखते हैं भैया, रिएक्शन है, केमिस्ट्री हो रिएक्शन ना हो, ऐसा कैसी पॉसिबल है। तो अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पर, लघु उत्तरीय प्रश्नों के, ये 4 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो ध्यान से समझो, निम्न को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। सबसे फर्स्ट, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट कैसे बनाओगे। तो ये हमारा शायद अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। तो करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल। आप ऊपर लिख देना डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल। तो हम लेते हैं डाई एथिल ईथर, तो ऐसे कुछ लिखेंगे। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला है C2H5O C2H5। देखो डाई एथिल ईथर आपका हो गया। इसकी अवक्रिया आप लोग करा दो HI से। देखो आपको रिएक्टेंट दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया, बीच में कौन सा प्रोसेस होगा वो आपको लिखना है। ये हो गया HI से रिएक्शन। तो एक तो आपका C2H5I हो जाएगा, ऐसे C2H5I बन जाएगा एथिल आयोडाइड, और एक आपका C2H5OH हो जाएगा। बस भैया बन गया। मतलब हमें डाई एथिल ईथर की अवक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करानी है, तो एथिल आयोडाइड बनेगा और एथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और इसका बगल वाले का जो नाम है ये हाइड्रोडिक अम्ल भी बोल सकते हैं या हाइड्रोजन आयोडाइड भी बोल सकते हैं। इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ठीक है। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। नाम में क्या रखा है भाई, हमें बनाना था डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल, तो हमने डाई एथिल ईथर की अवक्रिया HI से करा दी भैया, एथिल अल्कोहल बन गया और एथिल आयोडाइड
बन गया। तो फर्स्ट रिएक्शन तो हो गया। दूसरा वाला रिएक्शन अब समझो हमारा क्या है। दूसरा वाला है कि एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। अब देखो, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे। देखो, एथिल आयोडाइड ले लेते हैं हम लोग C2H5I, इसका नाम है एथिल आयोडाइड, ठीक है। इसकी अब क्रिया हम लोग करा देंगे सिल्वर ऑक्साइड से, Ag2O से इसका रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या? लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पे हमारा बन जाएगा C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एथिल मतलब कार्बन 2 2 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो भैया इसके आगे भी 2 लगा देगा, 2 लगा दो, ठीक है। तो अब हमारा ये हो जाएगा 2C2H5 हो गया हमारा, ठीक है, O हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और आपको लिखना है, देखो Ag भी तो लिखना पड़ेगा, तो AgI भी आपका बनेगा। अब देखो I यहाँ पे 2 है, Ag भी 2 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन बिल्कुल से बैलेंस है, ठीक है। आप लोग देख लो, कार्बन कितना है 2, इधर भी कार्बन 2 है, ठीक है। कहाँ 4 है, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन 5 का 2 से उगड़ा होगा 10, इधर भी 5 और 5 10 है। सिल्वर 2 है, सिल्वर 2 है। आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो आपको एथिल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ करानी है, तो डाई एथिल ईथर बनेगा और सिल्वर आयोडाइड बनेगा। इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। इनका नाम है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। इनका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इनका नाम है सिल्वर आयोडाइड। बस हो गया भैया, ऐसे ही करना होता है रिएक्शन। तीसरा, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट कैसे बनाओगे, ये भी बताएंगे। कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं टक्कर में। डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट कैसे बनाओगे, तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले डाई एथिल ईथर। फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है C2H5O इसकी अफक्रिया हम करा देंगे। इसकी अफक्रिया आपको करानी होगी एसिटिक एनहाइड्राइड से। इसका फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइज O। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका रिएक्शन करा देंगे भाई, बीच में गिब्स आउट लगा देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से समझना। उपस्थिति किसकी रहेगी यहाँ पे, जिंक क्लोराइड की रहेगी, ZnCl2। इसकी उपस्थिति में हमें गर्म करना है। मतलब अगर आपको डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट बनाना है, तो आपको डाई एथिल ईथर की अफक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करानी होगी ZnCl2 की उपस्थिति में। तो आपका बन जाएगा CH3COO C2H5, ये हमारा बन गया। इसका नाम है एथिल एसीटेट। लेकिन अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। कार्बन कितने हैं, 2 2 4 और इसका 2 6, इसका 2 8। इधर कितना है, 1 1 2 2 4 है भैया। तो इसके आगे सीधा सीधा 2 लगा दो। अब देखो कार्बन कितना है, 2 इसका 4 और 4 इसका 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 5 5 10 और 3 का 2 से गुणा होगा 16। इधर भी 3 का 2 से गुणा होगा 6 और 5 का 2 से गुणा होगा 10, 16 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2 3 1 4। इधर कितना है, 2 और इसका 2 से गुणा होगा 4, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल से ये बैलेंस हो चुका है मेरे भाई, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4, मतलब इधर भी 4 है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो अगर आपको डाई एथिल ईथर से, देखो ध्यान दो, डाई एथिल ईथर, ठीक है, इससे आपको एथिल एसीटेट बनाना है, तो इसकी अफक्रिया करानी होगी एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, हाइड्राइड से इसकी अफक्रिया हम करा देंगे। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे भैया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट आपका बन जाएगा। और यही हमारा हो जाएगा तीसरा वाला रिएक्शन। तो तीनों को मैंने बता दिया भैया, 4 नंबर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो हो गया, ये भी हो गया। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलेंगे भैया अपने एक और लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 कर देना।
ये 4 नंबर पे डायरेक्टली हिट होता है भाई। क्वेश्चन काफी स्पेशल है तो 4 नंबर में तो आएगा ही, जो जिसके लायक होगा उस नंबर में ही वो आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों का। देखो, स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है। यानी कि स्मिथ अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन हम लोग कैसे बनाएंगे, ये चीज आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, और समझेंगे भी और बनाएंगे भी, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मिथ अपक्रिया द्वारा हम एथिलेमीन बनाते हैं। देखो, इसमें होगा क्या, स्मिथ अपक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपेओनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिलेमीन बनता है। मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिलेमीन बनता है। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो आपको लेना है प्रोपियोनिक अम्ल, ध्यान देना। प्रोपियोनिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5, ठीक है, COOH, ये है आपका प्रोपियोनिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है HN3, ठीक है, HN3 होता है शायद, ठीक है। तो मैंने इसका रिएक्शन कराया, ठीक है, इन दोनों का मैंने रिएक्शन करा दिया। किसकी उपस्थिति में कराना है आपको, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराना है। तो आपका बनेगा C2H5 बन गया, और यहां से N ले लेंगे, यहां से H ले लेंगे, यहां से H ले लेंगे, तो NH2 हो गया, प्लस COO बचा यानी कि CO2 बचा, और प्लस यहाँ पे N3 था तो N2 हो गया। बस हो गया मेरे भाई, ये आपका बन चुका है। इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, लिख देना, ये लिखा है हाइड्रोजोइक अम्ल। इसकी अपक्रिया हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई तो आपका बना ये एथिलेमीन, एथिलेमीन, और कार्बन डाइऑक्साइड बना और नाइट्रोजन बाहर निकल गया। तो स्मिथ अपक्रिया द्वारा जब हम बनाएंगे भैया, तो इसमें होता क्या है, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, उसका हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दीजिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका एथिलेमीन बन जाता है। यही स्मिथ अपक्रिया होती है, ठीक है। तो हमने लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर एथिलेमीन बनती है, यही स्मिथ अपक्रिया होगी, ठीक है। हो गया मेरे भाई, ये हो गया। अब क्या करना है, इसकी एसिटल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को भी लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, तथा इस एथिलेमीन की एसिटल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को भी लिखो। तो सबसे पहले हम एसिटल्डिहाइड से इसकी अभिक्रिया को जान लेते हैं। अगर हमारा एथिलेमीन एसिटल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखो तब हमारा बनेगा सिर्फ बेस, सिर्फ क्षारक जिसको बोलते हैं, इसको एथिलीडोन एथिलेमीन भी बोलते हैं या सिर्फ क्षारक हम लोग बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड पहले लेंगे CH3CHO, ठीक है, इससे हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसका, एथिलेमीन का, यानी कि C2H5NH2, इसका हमने रिएक्शन करा दिया एसिटल्डिहाइड से, ठीक है। तो हमारा बना क्या, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारा CH3 है, इसको ऐसे ले लेंगे CH3 ले लिया, यहाँ से CH ले लो तो हमने CH भी ले लिया, ठीक है, और डबल बॉन्ड लगा दो। N यहाँ से ले लो, N हमने ले लिया, ठीक है। C2H5 ये वाला ले लो तो C2H5 हो गया, इतना हो गया। प्लस बचा क्या, देखो यहाँ पे बचा आपका H2 बचा, O बचा, तो H2O बाहर निकल जाएगा, मतलब कुछ किया नहीं है मैंने। ये एसिटल्डिहाइड का CH3CH मैंने ले लिया, O बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने NC2H5 डबल बॉन्ड लगाकर NC2H5 ले लिया, बचा क्या, H2O बचा, उसको बाहर कर दिया, बस हो गया, ठीक है। तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम है एथिलेमीन, एथिलेमीन, दोनों का मैंने रिएक्शन करा दिया मेरे भाई, तो ये बन गया एथिलीडोन। इसका नाम मैं ओरिजिनल लिख देता हूं, एथिलीडोन, एथिल
एमीन, ठीक है, एथिलीडोन एथिल एमीन, या इसी को हम सिर्फ बेस भी बोलते हैं, या सिर्फ क्षारक भी हम इसी को बोलते हैं। भाई काम हो गया है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा, हमें नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखना है, मतलब जब हम एथिलअमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। देखो ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आप लोग देखोगे तो कार्बन 1 1 2 2 4 है, इधर भी 1 1 2 2 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 3 1 4 5 9 2 11, इधर भी 3 1 4 और 2 6 और 5 11 है, ठीक है। बस रिएक्शन बैलेंस आप गिन लेना, ठीक है। नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया समझ लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे क्या लेंगे भैया, एथिलअमीन ही तो लेंगे। तो एथिलअमीन C2H5NH2 हमने ले लिया, इसका हमें रिएक्शन कराना है नाइट्रस अम्ल से, यानी कि HNO2 से। ये नाइट्रस अम्ल है बेटा, HNO2 जो है ये नाइट्रस अम्ल है। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो देखो लिखा है एथिलअमीन में ठंडा तनु HCl डालकर सोडियम नाइट्राइड का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्कोहल बनता है। मतलब आप एथिल एमीन का जब नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे ठंडा तनु HCl और सोडियम नाइट्राइड की उपस्थिति में, यानी कि ऊपर जो हमारा रहेगा ना वो सोडियम नाइट्राइड रहेगा NaNO2 और HCl रहेगा, यानी कि ठंडा तनु HCl रहेगा, ठीक है। तो हमने एथिलअमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से NaNO2 की उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति में करा दी। इतना समझ में आया। लिखा है एथिलअमीन में ठंडा तनु HCl डालकर सोडियम नाइट्राइड का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्कोहल बनता है। तो अब हमारा बन जाएगा यहाँ पे C2H5, ये हो गया। OH इसमें से ले लेंगे तो OH बन गया, ठीक है। N2 गैस भैया तेजी से निकलेगी तो N2 भी बन जाएगा। देखो N और N मिलकर N2 बना लेंगे। बचा क्या आपका H2O बचा, तो H2O हो जाएगा। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन कितना 1 2 2, यहाँ पे 2 इधर भी है, हाइड्रोजन 5 2 7 1 8 है, 5 1 6 2 8 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है 1 और 1 2 है, इधर भी 2 है, बस हो गया। रिएक्शन बैलेंस है भैया मेरे। ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर भी 2 है भैया, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो हमारा ये है एथिलअमीन, एथिल एमीन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने करा दी नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ इसका रिएक्शन कराया सोडियम नाइट्राइड और HCl की उपस्थिति में, तो ये बना आपका एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल। नाइट्रोजन भैया तेजी से निकलेगी, ये देखो नाइट्रोजन काम हो गया। तो नाइट्रस अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इसका तो भैया एथिल अल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और जल आपका बन जाएगा, काम हो गया, ठीक है। तो इतना समझ में आया नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमने विस्तृतरीय प्रश्न लिया है हमने इसी चैप्टर का लिया है, देखो ध्यान से समझो। एथिलअमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। मतलब एथिलअमीन बनाने का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है और निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी देना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और इसकी किसके साथ अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH और नाइट्रस अम्ल के साथ इसका रिएक्शन लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एमीन चैप्टर का बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको मिस आउट मत करना, ठीक है। तो एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को पहले हम लोग लिख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखो ध्यान से समझो, प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में की क्रिया कराने से एथिलअमीन बनती है। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आपको प्रोपियोनामाइड लेना है, ठीक है, प्रोपियोनामाइड लेना है, उस पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास यानी कि KOH विलयन की क्रिया कराने से एथिलअमीन बनती है। ये क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग ले लेते हैं, ध्यान से समझ लो। अब हम चलते हैं अपने एथिलअमीन के रासायनिक यानी कि इस पे प्रयोगशाला विधि में। तो हमें पहले प्रोपियोनामाइड लेना है, इसका फॉर्मूला होगा C2H5CO, ठीक है, NH2, ये है आपका प्रोपियोनामाइड। इसकी अभिक्रिया करानी है ब्रोमीन से यानी कि Br2 से, और इसका रिएक्शन कराना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ये हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होगा, इतना ध्यान से समझना, ठीक है। हमने रिएक्शन करा दिया, ठीक है, हमने प्रोपियोनामाइड लिया, उसकी ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ रिएक्शन कराई, तो हमारा बनेगा C2H5NH2 एथिलअमीन बना। फिर हमारा बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO,
3 बनेगा, ठीक है। फिर हमारा बनेगा भैया KVR बन जाएगा, KVR, और हमारा एक और बनेगा H2O बनेगा, ठीक है। इतनी चीजें आपकी बनेंगी। मतलब आप प्रोपियोनामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओ तो एथिलेमीन बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और जल बनेगा। बट एक चीज आप लोग समझो बहुत ध्यान से, पोटेशियम इधर कितना है, सिर्फ एक ही है। इधर पोटेशियम कितना है, 2 1 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, 2 1 3 है, ठीक है, इधर एक ही है। ब्रोमीन इधर कितना है, 2 है, ठीक है, इधर कितना है, एक ही है। तो कैसे कैसे मैनेज करोगे इसको, देखो इसके आगे हम लोग लगा देंगे KBR है, ठीक है, KBR है, तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे 2 2 लगाएंगे, तभी यहाँ पे ब्रोमीन आपका बैलेंस होगा, ब्रोमीन बैलेंस हो गया। अब पोटेशियम कितना हो गया, 2 इसका 4 हो गया, तो इसके आगे 4 लगा देंगे, अब ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो कितना बैलेंस है कितना नहीं है, देखो कार्बन कितना है, 2 1 3, इधर कितना है, 2 और 1 3 है, बिल्कुल बैलेंस है। हाइड्रोजन 5 और 2 7 और 4 11 है, इधर कितना है, 2 5 2 7 और 2 9 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ये भी 11 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इधर भी नाइट्रोजन कहीं एक ही होगा शायद, हाँ 1 है, ठीक है। ब्रोमीन कितना है, 2 है, इधर भी ब्रोमीन 2 है। पोटेशियम कितना है, 4 है, इधर भी पोटेशियम 2 इसका 4 है, ठीक है। बाकी सब बैलेंस, अब ये बैलेंस हो चुका है। तो हमें प्रोपियोनामाइड लेना है, फिर ब्रोमीन लेना है, उसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में उसका रिएक्शन कराना है। देखो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो मात्रा है ना थोड़ी अधिक है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य से क्रिया कराने पर, ठीक है। तो हमने कराया तो एथिलेमीन बना, पोटेशियम कार्बोनेट बना, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल, ठीक है। तो इसका नाम है प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोना प्रोपियोनेमाइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने कराई ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये हमारा बना एथिल एमीन, एथिल एमीन बन गया, ठीक है। ये पोटेशियम कार्बोनेट है, इसको भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वैसे लिखना नहीं है, आप मेन प्रोडक्ट लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि आखिर एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। तो प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन की आधिक्य की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है। ये क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है। अगर आपसे अलग से पूछा जाए बेटा कि हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या है, तो आप यही वाला उठाकर लिख दोगे, ये ध्यान रखना, यही आपको उठाकर लिख देना है, बाहर से कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही फेम रिएक्शन आपको लिखना है। तो इतना समझ में आ गया कि प्रयोगशाला में हम एथिलेमीन को कैसे बनाएंगे। देखो प्रयोगशाला विधियां कई इंपॉर्टेंट है, जैसे एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। और इसके बाद में ये एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ऐसे कई प्रयोगशाला विधियां हैं। देखो मैंने आपको टॉप 5 जो केमिस्ट्री के विस्तृत तरीके प्रश्न है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको मैंने एक ही वीडियो में समझा रखा है। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर एक बार ट्राई करना, चेकआउट करना, क्योंकि वो क्लास ही इतना ज्यादा खास है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जाकर जरूर देख लेना। अब हम लोग चलते हैं एथिलेमीन के रासायनिक गुण। देखो दो चीजों के साथ इसकी अपक्रिया भी आपसे पूछी गई थी, एक क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल, ये KOH के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। ये जो अपक्रिया होगी ना, ये कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाएगी, अभी मैं बताऊंगा। और दूसरा नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, वही यहाँ पे भी लिखना है। तो चलो एथिलेमीन के रासायनिक गुण, सबसे पहला क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल, ये KOH के साथ इसका रिएक्शन हम कराएंगे। तो देखो एल्कोहल ये कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5NC बनता है। यानी कि अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म एथिलेमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल ये KOH के साथ कराएंगे तो भैया एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, खूब ध्यान से समझना रिएक्शन। देखो हमें ले लेना है एथिलेमीन C2H5NH2, इसका रिएक्शन आपको कराना है क्लोरोफॉर्म से, यानी कि CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, इसका रिएक्शन इससे करा दिया। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराना है, KOH की उपस्थिति में, ठीक है, मतलब KOH से आपको कराना है। तो देखो ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से समझना है। देखो
यहाँ पे हमारा C2H5 है तो ये C2H5 हो जाएगा, ठीक है, C2H5 हो गया। यहाँ से N को हम उठा लेते हैं, N को उठा लिया, यहाँ से C को उठा लेंगे तो NC हो गया। यही आपका एथिल आइसोसाइनाइड है, प्लस KCl आपका हो जाएगा, बनेगा, और प्लस H2O बनेगा। लेकिन रिएक्शन को भी तो बैलेंस करना है, बनने को तो कुछ भी बन जाएगा। देखो कार्बन कितना है, 2 है और एक 3 है, इधर कितना है, 2 है और एक 3 है, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, 5, 2 7, एक 8 और एक 9, इधर कितना है, 5 और 2 7 ही है। अब 7 है तो इसको 9 कैसे करेंगे, ये भी ध्यान दो। अब एक चीज और समझो, पोटेशियम कितना है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन, क्लोरीन पे पहले ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, इधर भैया सिर्फ एक ही क्लोरीन है, तो इसके आगे हम 3 पहले लगाएंगे। अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब पोटेशियम कितना है, इधर 3 हो गया, इधर भैया एक ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा दो, अब ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब फिर मामला फंस रहा है, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 3 हो गया, इधर एक ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा दो, अब ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब अगर इसको देखोगे तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल से बैलेंस मिलेगा, ध्यान से समझो। देखो ये कार्बन कितना है, 2 1 3, इधर भी कार्बन कितना है, 2 1 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7, एक 8 और 3 11 है, इधर भी कितना है, 5 और 2 का 3 से गुणा होगा 6, इसका 11 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है। और क्या बचा, आप क्लोरीन कितना है, 3 है, इधर भी क्लोरीन आपका 3 है। पोटेशियम कितना है, 3 है, इधर भी पोटेशियम आपका 3 है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये आपका एथिलेमीन एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड ये बनाता है, और यही अभिक्रिया जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। मैं ऊपर लिख देता हूं मेरे भाई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है। तो नाम इनका दे देते हैं, इसका नाम है एथिलेमीन, भाई सबको पता है, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, एथिल एमीन। इसका नाम है मेरे भाई क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इनका जो नाम है एथिल आइसोसाइनाइड है, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड है। ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये जल है, हो गया काम। क्या है इसमें, कुछ था ही नहीं। हमें क्लोरोफॉर्म से मतलब एथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना था, एथिल आइसोसाइनाइड बना, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। दूसरा नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये तो मैंने अभी बताया है आपको। देखो आप लोग ले लो एथिलेमीन C2H5NH2, ये हमने ले लिया, इसकी अभिक्रिया हमें करा देनी है HNO2 से, यही है नाइट्रस अम्ल, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराया, किसकी उपस्थिति में, देखो लिखा है एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्कोहल बनता है। तो इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देंगे NaNO2 और प्लस HCl से। देखो हमने इसका रिएक्शन करा दिया कि नहीं, बहुत इजी है। देखो हमें एथिलेमीन लेना है, इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है सोडियम नाइट्राइट और जल की उपस्थिति में। तो C2H5OH यहाँ पे आपका बन जाएगा C2H5OH बना, ध्यान दे रहे हो कि नहीं। देखो C2H5 बना, O ले लिया, H ले लिया, ठीक है। बचा क्या आपको, N और N मिलकर बना लेंगे N2 गैस, और क्या बचा, H2 और O मिलकर H2O बना लेंगे। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, देख लो। कार्बन कितना है, 2, इधर भी कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7, एक 8, इधर भी 5 1 6 2 8 है, और नाइट्रोजन कितना, 1 है और एक 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। बस रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो इसका नाम होगा एथिलेमीन, एथिलेमीन इनका नाम है, ठीक है। शायद पता हो आपको, ये भैया नाइट्रस अम्ल है, बिल्कुल लिख देंगे हम लोग नाइट्रस अम्ल, ठीक है। इनका नाम नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल मत सोचना, नाइट्रस अम्ल है। ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल को भाई कौन नहीं जानता है, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ये रिएक्शन समझ में आ गया, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन। हमने एथिल एमीन लिया बहुत प्यार से, फिर नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ रिएक्शन कराया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, तो हमारा एथिल अल्कोहल बन गया C2H5OH। ये नाइट्रोजन गैस भी काफी तेजी से निकलेगी, मैंने अभी आपको बताया था, और निकल चुकी है हमारी गाड़ी, ठीक है।
ये तेजी से जो नाइट्रोजन गैस निकलेगी, इसी नाइट्रोजन गैस के साथ हमारी क्लास भी यहीं पर फिनिश होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एथिलेमिन बनाने का रासायनिक समीकरण और इसकी अभिक्रियाएं, निम्न के साथ अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट जाना क्लास 12 पूरे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृतोत्तरीय प्रश्नों को। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ऐसे ही आपको 8-10 क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा और आपकी पूरी केमिस्ट्री एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब पूरी केमिस्ट्री मैं ऐसे कंप्लीट करा दूंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मैंने इन चारों टाइप के क्वेश्चंस को बताया, एक प्रकार का वन शॉट था, लगभग 1 घंटे की हमारी क्लास हो चुकी है। तो जाते जाते आप लोग क्या करना, इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे ही क्लासेस अगर आपको सारे सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट में लिख देना सर ऑल सब्जेक्ट वन शॉट, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।